पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी है, इसके ऊपर बाकी एससीओ के जो मेंबर ममालिक थे वो आपको सपोर्ट कर रहे थे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कोई ज़ुबानी कलामी बात नहीं की, एविडेंस दी है कि भाई हमारे पास एविडेंस है। और इंटरनेशनल कोर्ट को जो ICJ जो है उसके अंदर ये केस है, ये जो कुलभूषण वाला, वो हमने पूरा उसकी बैकग्राउंड बयान की जो है। अच्छा ख्वाजा साहब, बहुत से जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि एक शिकस्त खोरदा मोदी ऐसे ही है जैसे ज़ख्मी सांप होता है, तो वो मुड़ेगा ज़रूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा। इसके लिए पाकिस्तान को हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको अंदर से भी जो है ना वो इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। सबको पता है कि ये अपनी पॉलिटिकल माइलेज जो है ना उसको रिकवर करने के लिए, जैसा वो जितना वल्नरेबल होगा उतना ज़्यादा इम्कान है कि मैं उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं जो माहौल, जो हिंदुस्तान का वैसे माहौल है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कॉलम नवीस हैं, सीनियर जो दानश्वर हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इस चीज़ को जो है रियलिटी पब्लिक के सामने रख रहे हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है ये बंदा जो है। और मेरा अपना अंदाज़ा है, ये तो बेहतर तो हमारी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, द हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये डिसाइड होगा, जब भी डिसाइड होता है कि ये उनको ये एटीट्यूड जो है ना इंडिया को, जो मोदी ने अडॉप्ट किया, जो पोस्टरिंग की उसने, उससे बड़ा नुकसान पहुंचा है उनको। हमें जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, टेंशन ना हो, हमारी तरफ से ये इंटरनेशनल फोरम्स में ये बात हो रही है। और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए, पानी का इशू जो है। और पानी का देखें उन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, उसने जो डिसीजन दिया है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम करेंगे। तो आप क्या करेंगे अब इसके ऊपर? तो हमारे पास रास्ता एक ही है ना, आपको तो वो पानी चाहिए, आप ये तो नहीं करेंगे? हमारे लिए तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने और एक हमारी कलेक्टिव डिसीजन यही है कि अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है। अभी जा रही है जो है, जो इसके लिए तो ख्वाजा साहब लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। एक वो पाकिस्तान के वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे नाम नहीं उनका जहन में आ रहा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। उन्होंने कहा कि वो प्यासा मरने से बेहतर है कि लड़के मर जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे याद है कि ये माहिदा जब हुआ था ना 60s में, 1960 में ये माहिदा हुआ था। उसके बाद जितनी देर अयूब खान हुक्मरान रहा है उसको ये ताना लगता है कि तुमने हमारे दरिया बेच दिए। तो तीनों ईस्टर रीमर देना तो गलती थी सर, बिल्कुल गलती थी। और वो स्टिग्मा जो है ना अयूब खान वो लेके जो है ना इक़्तिदार से अलहदा हुआ, वो स्टिग्मा जो है आज भी जो है ना, यानी ब्यास का तो बीच में नहीं था, लेकिन राफ़ी और सतलुज तो थे। ब्यास तो फीड करता है, वो सतलुज में आ जाता है। तो इट वॉज आई थिंक ए सेल आउट। और आप मैं एक थोड़ी सी एक डिफरेंट टॉपिक पे कि जब भी हमारे यहाँ पे टेक ओवर हुआ है, मैं 3 मिसालें आपको दूंगा। जब भी यहाँ पे टेक ओवर हुआ है और एक हुकूमत ऐसी आई है जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है या पब्लिक की वोट की बैकिंग नहीं है, चाहे वो जैसी भी हो, वो आप डिबेट है, अलहदा डिबेट है कि वो बोर्ड की बैकिंग किस किस्म की है, लेकिन जहाँ टेक ओवर हुआ है 58, उसके बाद 79 और उसके बाद 99, उन सब ने कोई ना कोई ऐसा सौदा किया है जिसमें पाकिस्तान ने जो है ना नुकसान उठाया है। ये बात सही है। तीनों के मैं गिनवा देता हूँ। पहला ये इन्होंने पानी बेचा, अयूब खान है, उन्होंने पूरा कल्चर बेच दिया पाकिस्तान का जनरल ने। वो जो डिस्टॉर्शंस जो हैं आपकी 80 की दहाई में जो डिस्टॉर्शंस आई हैं, वो आज तक वो डिस्टॉर्शन करेक्ट नहीं हो सके। सर सिर्फ वो नहीं, सियाचिन नहीं मैं स्ट्रेटेजिक नहीं, वो सियाचिन वगैरह तो एक जोग्राफिकल मैं जो हमारा इथॉस जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारी सोच में जो चीज़ आई है, ये दहशतगर्दी उस समय रेडिकलाइज कर दिया, रेडिकलाइज करके अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन। उसके बाद जनरल साहब आए, जनरल मुशर्रफ साहब आए।
जनरल मुशर्रफ साहब से वो क्या उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक डिमांड की, उन्होंने 4 डिमांडें उनकी मान ली। फर्दर रेडिकलाइजेशन, फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफगान इनटू पाकिस्तान, और हमारी इंटेंगलमेंट ऐसी वहाँ पे हो गई कि आज भी हम जो है ना वो गिराए जो है ना वो जो नॉट्स जो है ना एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। कल भी शहादतें हुई हैं, परसों भी शहादतें हुई, रोज़ाना उठा रहे हैं। ये रोज़ाना ये खून किसके हिसाब में जाएगा, ये किसके हिसाब में जाएगा कि ये कुछ सोचे तो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। जनरल ज़िया और जनरल दौर में जो पॉलिसीज अपनाई, अगर मैं ये तारीख जो है करेक्ट, अगर हमने कोर्स करेक्शन करनी है तो हमें ये बच्चों को बताना चाहिए कि क्या क्या हादसा इस मुल्क में 78 साल में हुए हैं जिसको इस वक्त करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम इनकी करेक्शन जो है, लेकिन कम से कम एक सिमत का जो है तयन तो हो रहा है ना। लेकिन अब बुगटी वाला वाक़या है, बहुत से लोग उसके ऊपर बात करते हुए गुरेज करते हैं, लेकिन आपकी बलूचिस्तान की सिचुएशन में अगर एक इवेंट आपको गिनवाना हो कि पिछले 25-30 सालों में आपने क्या ब्लंडर मारा है वाला, और पुरानी बातें पीछे छोड़ दें, लेकिन अभी रिसेंट पास वाला मिड 50 से स्टार्ट हो रही है, अभी वाला बुगटी वाला वाक़या है। नवाब अकबर बुगटी जो थे उनकी पाकिस्तान की तारीख में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। बिल्कुल, वो गवर्नर भी रहे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। उनके ख़ानदान, उनके बच्चे जो हैं हर दौर में जो है एस्टेब्लिशमेंट के और पॉलिटिकल हुकूमतों के जो है राइट साइड पे खड़े हुए हैं। किसी जगह भी खुद आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि वो एक ओवर द जो डेकेड्स जो है एक सी चीज़ वहाँ पे सिमर कर रही थी, उस वाक़े ने जो है ना उसको कहाँ का कहाँ जो है मनफी अंदाज में पहुँचा। कभी इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए पार्लिमान पे, ये नहीं मेरे जैसे प्रोग्रामों में नहीं, पार्लिमान में मेरे को करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है सर जोड़ के बैठना चाहिए। देखें ये भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है बलूचिस्तान में, इस वाक़े ने, ये जो हमारा बुनियानुल मरसूस जो वाक़या अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की है, हमारी फ़ौज ने जो फतह, इस वाक़े को भी बेस बना के आप बलूचिस्तान के हालात जो है उनको ठीक कर सकते हो। क्योंकि मैं उसकी आपको थोड़ा सा एक उसका एंगल बताऊँगा। ईरान अब उनके साथ जो है ना उनको सेंचुरीज़ वहाँ पे मुयसर नहीं होंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ जो इस सारी क्राइसिस के अंदर जिस तरह पार्ट प्ले किया है, एक बरादराना जो है एक रिश्ता जो है उसको जो डिस्प्ले किया है, उसे कोई नहीं होगा। यानी इंडिया को वहाँ पे जो पजीराई थी ईरान में वो नहीं मुयसर है। इंडियन और अफगान तो जासूसी करते रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे, और मेरी मुलाकात हुई है वहाँ पे ईरानियों के साथ। बिल्कुल यू ना जो दे यार। सर एक चीज़ बता सकते हैं, ये जो अमेरिकन B-2 थे बॉम्बर्स, इन्होंने रूट कौन सा लिया? क्योंकि उसके ऊपर इंडिया ने शुरू में जो प्रोपेगेंडा किया था उसके जवाब में जो अभी तक की शवाहिद हैं वो तो लगता है ये है कि शायद उसमें कोई इंडिया ने हाथ बिटाया हो उनका, या कुछ अरब ममालिक से। ये मुझे नहीं पता को B-2 अगर अमेरिका से आ रहे थे तो फिर तो वेस्ट की तरफ से आना था ना उन्होंने। अगर वो किसी और बेस से आ रहे थे, लेट्स अज्यूम कि वो कोई उनका इसमें अटलांटिक में कोई बेस है, या पैसिफिक नहीं, अटलांटिक नहीं पैसिफिक में कोई बेस है। पैसिफिक में है ना बेस उनके, साउथ पैसिफिक में बहुत से बेसेस हैं उनके। और अगर वहाँ से आए हैं तो फिर ईस्ट की तरफ से आए हैं, फिर वो इंडिया के ऊपर ओवरफ्लाई किया होगा उन्होंने। वो जो अंडमान वाली साइड है, बात रिपोर्ट कहते हैं कि उसकी तरफ से गुआम में उनको बहुत बड़ा बेस है, गुआम में बहुत बड़ा बेस है उनका जो है। और इसमें जापान में बेसिस हैं उनके, न्यूजीलैंड में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा है ऑस्ट्रेलिया में भी बेसिस हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो छोटे छोटे, तो इस बात का इम्कान है कि वो इंडिया वाली एक जो पट्टी है उसके ऊपर से उड़ते हुए आए और तेहरान के ऊपर आके उन्होंने साइड्स के ऊपर। ये भी हो सकता है कि वो जिन ममालिक के ऊपर से उड़ के आए हैं उनकी रेंज भी जो है डिटेक्शन की जो है वो इस तरह की ना हो कि वो उसके रूट को जो है, क्योंकि उन्होंने रूट जो है बड़ा एक आप कह सकते हैं मफल्ड सा रखा होगा कि वो इतनी दूर से 18 घंटे फ्लाई करके आ रहे हैं और आके उन्होंने बॉम्बिंग की, और रीफ्यूलिंग भी उनके ऊपर से हुई है साथ वो टैंकर साथ। ख्वाजा साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सर, आपने अभी ये जो टॉपिक छेड़ा हुआ था मिलिट्री डिक्टेटर्स वाला, इसके अंदर एक आपका रीसेंट स्टेटमेंट है जो मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। आप हाइब्रिड सेटअप को सपोर्ट करते हैं, ये
प्योर डेमोक्रेसी से मुतसादम चीज़ है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथ आप कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप के अंदर ये सारा कुछ हो गया, अब आप कहते हैं हाइब्रिड बहुत अच्छा है। नहीं, देखें, हाइब्रिड जो है वो इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले से मैं कह रहा हूँ। इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, 2024 हाइब्रिड सेटअप के नतीजे में आपकी हुकूमत बनी है। नहीं, मैं उससे पहले क्या था वो भी हाइब्रिड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये सिर्फ इसको एक नाम दे दिया उस अरेंजमेंट को, तो उससे क्या आप देखें कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं आई विटनेस अकाउंट दे रहा हूँ ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये एक यूनानिमिटी जो है क्रिएट हुई है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में। मैं उसका जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सारी अरेंजमेंट के, उन सब को जो है ना, मैं उनका क्रेडिट भी देता हूँ और ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ। आप मुझे बताएं, मैंने कल भी कहा है टीवी पे किसी में इंटरव्यू में मैंने कहा है कि कहाँ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का रोल। अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पिछले 40, 50, 60, 70, 80 सालों में जो भी हुई है उन्होंने करेक्ट किए हैं ना वो मूव्स। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस्टेब्लिशमेंट ने करेक्ट किया है ना सर। लेकिन मेरे उसके ऊपर सवालात हैं। जनरल ज़िया ने जो कुछ लाइन टो की थी वो जनरल ज़िया के किए हुए फैसले थे। जनरल मुशर्रफ ने उससे 180 डिग्री उलट लाइन ले ली थी, वो भी जनरल मुशर्रफ के किए हुए फैसले थे। उसके बाद जनरल बाजवा के वक्त हम जाते थे, वो कहते थे 40 साल पुराने किए हुए फैसले मैं क्या करूँ। तो हियर आपका वो नुक्ता बनता है जहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कलेक्टिव जब डिसीजन मेकिंग होती है तो वहाँ आप ऐसी गलतियाँ करने से इजतनाब करते हैं। ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है। ये हाइब्रिड का लफ्ज़ जो है आप चेक कर लेंगे, उसके क्या हाइब्रिड का ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है। ये इसमें SIFC सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।